हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 2018 को हम लोग करने वाले हैं, जो कि ये है 31 अगस्त शिफ्ट 1 का ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। पार्ट टू कहने का मतलब है कि टोटल 75 क्वेश्चंस के पहले हुआ करते थे, जिसमें कि हम लोग 35 क्वेश्चंस पार्ट 1 में कर लिया था। बचे हुए 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो कमज़ोर छात्र के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, चाहे वह एएलपी का तैयारी कर रहा हो या आने वाले एग्ज़ाम के लिए जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सब का भी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जो रेलवे का एग्ज़ाम लेता है वह टीसीएस लेती है, और टीसीएस क्वेश्चन कहाँ से देगी, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एक ही पेपर को देता है, उसी से घुमा फिरा। नहीं तो मैं कई वीडियो में दिखाया भी हूँ कि देखिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा था, वही एनटीपीसी में भी पूछ दिया है। तो इसलिए ये सभी के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, और ख़ास करके एएलपी वाले के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई श्रृंखला में 20वां पद कौन सा होगा। 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो डायरेक्ट आप लगाइए a प्लस 20वां पद बोल रहा है, उसमें एक घटा दीजिए 19t, ये a 20वां हो गया, यानी 20वां पद। हालांकि फार्मूला जो होता है, यानी इस श्रृंखला का समांतर श्रेणी का जो श्रृंखला होती है उसकी जो फार्मूला होती है पद कैसे निकालें, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। आपने 10th में ये फार्मूला पढ़ा होगा। ओके, तो हम लोग फार्मूला से ना करके इसी से करें तो बेहतर होगा, है कि नहीं। दोनों बात सेम है। हालांकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सूत्र आप कभी कभार भूल भी जाओगे, लेकिन हम कहते हैं जो जितना पद दिया उसमें एक घटाकर डी से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हालांकि देखिए मैं इसको कैसे कराता हूँ। अब इसमें ए क्या है, डी क्या है, इन सब पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, देखिए ये जो श्रृंखला दिया हुआ है, ये कहने का मतलब ये जो पहला पद है वह A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3, ये डॉट 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 A20 तक गया है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, देखिए इसका कहने का मतलब ये जो गया है A20 तक गया है। तो ये यहाँ पे जो लास्ट में A 20वां पद आएगा तो उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा होगा। ठीक, तो अब D कहाँ से ज्ञात करें, D कहाँ से निकाले, इतना चीज़ तो हमने कर लिया, आखिर D कहाँ से लाए। तो D कहने का मतलब कहीं से भी, जैसे D बराबर D1 अगर लेना चाहें, या तो सिर्फ D, क्योंकि समांतर श्रेणी है तो D इसका सभी के सभी बराबर होंगे, चाहे यहाँ से निकाल कर लीजिए चाहे यहाँ से निकाल कर लीजिए, सारे जगह से एक ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए A2 माइनस A1, ये कह सकते हैं D बराबर, तो A2 यहाँ से D जो निकल कर आएगा, A2 क्या है, ये 47 माइनस का 47, और ये A1 है माइनस यहाँ पहले से फार्मूला में, और A1 माइनस यहाँ पर 50। तो इसको और आगे ज़्यादा हल कीजिएगा तो ये जाकर आपका जो आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि ओके। तो यहाँ पर देखिए, तो हमें पता चल गया कि D बराबर जो होगा D1 या D बोलिए सेम बात है, तो -47 और माइनस माइनस प्लस 50, तो -47 में प्लस 50 को ऐड कीजिएगा तो 3 निकलेगा। तो D बराबर हमें प्राप्त हो गया 3। ओके, अब एक ए क्या लेना, जो A1 है उसी को आप A लीजिए,
ये मतलब -50। बस इस मान को यहाँ पर पुट कीजिए, आपका आंसर देखिए यहाँ पर पुट कीजिए। तो A20 हमें निकालनी है। ए के जगह पे -50 प्लस 19, डी के जगह पर ये 3 को रखिए, तो ये क्या आ जाएंगे, -50 प्लस 19 दिया 57। तो इसको हल कीजिएगा तो 7 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आप बात को समझ रहे हैं? हालांकि यहाँ पर आप अगर इस फार्मूले को पहले वाला देखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन मतलब कौन, यानी यहाँ पर जो ये पद कौन सा बोल रहा है, 20वां पद, यानी नंबर ऑफ जितने भी श्रृंखला में सीरीज में दिया हुआ है नंबर, कितने नंबर हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, दोनों बात सेम है। हमने यहाँ पर देखिए एन के जगह 20 रखते हैं तो घटकर 1 आ जाता है, यानी 1 घटकर 19 ही हो जाता है कि नहीं। और यहाँ से अगर इस तरह से कीजिएगा, थोड़ा सा माइंड पे फर्क पड़ता है कि आप डायरेक्ट अगर ये 20वां पूछा, ये 19वां पूछा, ये 14वां पूछा, तो जो भी पूछिए तो डायरेक्ट एक घटाकर आप डी से गुना कर दीजिएगा, उस स्थिति में जल्दी आंसर आ जाता है और कुछ नहीं है, बाकी बात सेम टू सेम है। नेक्स्ट चलिए देखिए, कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 96 रुपये में खरीदता है और उसे 12.5% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। देखिए ये प्रश्न कराने का मतलब है, भले ही आप सभी लोग कर लीजिएगा, लेकिन मेरा कराने का मतलब इसको कैसे फास्ट कर सकते हैं करने का, हमको लगता है 99% लोग कर लेंगे, लेकिन 99% लोग 5-10 सेकंड में नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो चलिए इसको देखिए कैसे करते हैं। हालांकि पहले हम तरीके से बताते हैं कि 96 रुपये की यानी उसका क्रय मूल्य CP यानी कॉस्ट प्राइस जो है 96 रुपये है, उस पर 12.5% का लाभ करता है, तो यानी 96 का 12.5% कितना हो जाता है, यानी इसको प्रतिशत को हटाइएगा तो नीचे में 100, तो यहाँ से ये 25 से 5 बार में, 25 से 40 बार में, 25 से 5 से 8 बार में और 8 से ये 12 बार में, यानी 12 रुपये का लाभ पर बेचेगा, 12 रुपये के लाभ पर बेचेगा। अरे ये जो निकला है मेरा, ये प्रॉफिट निकला, लाभ। तो SP क्या होता है, यानी सेलिंग प्राइस CP प्लस प्रॉफिट। CP कितना है 96, प्रॉफिट हमारा कितना निकला 12 रुपये, तो ये जाकर आपका 8 9 1 10 108 रुपये। ऐसे आंसर आ गया। जब इतना हल कीजिएगा तब जाकर ये आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा आप इस परसेंटेज पर ध्यान दीजिए। 12.5% का जो मान होगा 1/8 होगा। ये जो नीचे वाला है वो CP है और ये जो ऊपर वाला है वो प्रॉफिट है। मेरी बात को ध्यान से थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है। तो माना हुआ CP इस प्रतिशत से जो हमने CP लिया 8 यूनिट और प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट मतलब लाभ, यानी 1 यूनिट, 1 इकाई कह सकते हैं 1 यूनिट, और जो हमारा SP होगा वह अभी तो बताया CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट। तो CP कितना 8 और प्रॉफिट कितना 1, तो ये 9 हो गया, 9 यूनिट। बात इतना सा समझ चुके हैं। हालांकि ये सब करना नहीं है, ये सब फास्ट करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। तो CP रियल में आपको कितना दिया है 96, कितना दिया है 96, और हमने इस प्रतिशत से उठाकर जो निकाला वो कितना है 8 यूनिट, यानी इस 8 यूनिट का मान 96 है। तो आप कह सकते हैं 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 1 यूनिट का मूल्य जो होगा, इसको 8 से कटा दे तो ये 12, यानी हमारा प्रॉफिट 1 यूनिट का मान 12 आ गया। बस इस पर मान आप पुट कीजिए, यानी हमको निकालना है SP, वस्तु को का विक्रय मूल्य क्या था। SP कितने यूनिट है 9 यूनिट,
तो हम इसको 9 यूनिट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक को 9 यूनिट बनाने के लिए 1 बराबर 12 है, तो 9 बराबर कितनी होगी, 9 इस बनाने के लिए इसको 9 से गुना करना होगा, तो इसको भी आप 9 से गुना कर दीजिए, तो ये 108 बरनमा 8 तो 9 यूनिट का मान 108। तो इससे आपका जल्दी हो जाएगा। हालांकि ये सब समझाने के लिए था, इतना जो भी था, लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट एक लाइन में आंसर ला सकते थे। कैसे, देखिए यहाँ पर कैसे, ये पता है कि आपको सीपी है, और सीपी कितना दिया है 96, इस 8 का मान 96 है। हमको चाहिए एसपी, ये प्रॉफिट है और ये सीपी है। तो एसपी क्या होता है, प्रॉफिट प्लस सीपी, यानी 8 1 9, तो 9 का मान हमें पता करनी है। तो ये कितना गुना है, 12 गुना, तो इसका 9 का भी आप 12 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 108। इतना में आंसर, बात समझ रहे। तो ये आपकी टाइम की बचत करेगा, और टाइम का मान लीजिए इसमें अगर आप 10 सेकेंड भी बचाएं, और इस तरह के क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में अगर टाइम बचे, तो आपका लगभग 1 मिनट टाइम बचा, और 1 मिनट में आप अदर क्वेश्चंस कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। तो आपको तो पता होना चाहिए टाइम की बहुत जो है ना कीमत होती है एग्ज़ाम में, खास करके। घर पर तो आप आधा घंटा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको टाइम की बहुत अभाव हो जाती है, जो कि आपको अगर 1 मिनट टाइम मिले तो और 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये चीज़ आप महसूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि त्रिभुज की संख्या को दर्शाती है कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसका एक रूल होता है, जब इस तरह का कहीं फिगर दिखे और इसमें बीच से एक लाठी खींच दे, तो इसको कैसे काउंट करना है कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो इसमें नंबर लिखा है 1 2, तो ये टोटल इन दोनों का ऐड कीजिए, 1 और 2 कितना होता है 3, तो इसमें 3 त्रिभुज है। अगर सेम टू सेम फिगर हो और इसके अंदर ढेरी लाठी हो, 1 2 3, तो इसमें पूछ सकता है कितना त्रिभुज होगा। तो इसमें क्या करना है, सबको फिर नंबर 1 2 3 3 3 6, तो इसमें टोटल 6 त्रिभुज है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और आंसर को लाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर काउंट कीजिए 1 2, यानी इस फिगर में आपको 3 त्रिभुज। फिर इधर से आप लीजिए, इधर से इस फिगर में आपको 1 2 3 त्रिभुज। ओके, इतना बात समझिए। अब थोड़ा सा और गौर कीजिए, आपको यहाँ पर सेम टू सेम उल्टा त्रिभुज दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इसमें भी कितना 1 2 3, यहाँ भी फिर सेम टू सेम यहाँ भी दिख रहा है कि नहीं, तो इसमें भी कितना 3 त्रिभुज। तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 चौके 12 त्रिभुज तो हो गया। अब बचा कहाँ, एक त्रिभुज यहाँ बच रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बच रहा है, तो कुल कितने 2 त्रिभुज और, तो 12 2 14 त्रिभुज। ये आपका राइट आंसर है। क्या बात को समझ। तो और भी कई तरह के त्रिभुज होते हैं, कई तरह के त्रिभुज को गिनने के लिए कह सकते हैं। इस तरह का भी आता है आपका त्रिभुज, कुछ इस प्रकार से रहता है। फिर आपको ऐसे 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 इस तरह से बहुत सारे त्रिभुज वाले भी आते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको भी करा दूंगा। फिलहाल अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इस फिगर में पूछ रहा है कि उपरोक्त आकृति में इन 4 ABCD में से किसी एक आकृति में निहित है, किस आकृति में उपरोक्त आकृति निहित है। तो इस तरह का फिगर कहाँ पर निहित है, तो आपको देखने से लगता होगा कि हो सकता है इसमें हो, इसमें हो, ये कुछ इस प्रकार से, लेकिन नहीं, ये यहाँ पर सीधा हो गया और यहाँ से ये डायरेक्ट देखिए टेढ़ा हो गया। तो इस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह का फिगर जो हमें मिल रहा है, डायरेक्ट मैं बताने का कोशिश करता हूँ, इस तरह का जो फिगर हो रहा है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ ये गया, ये
फिर यहाँ ये गया ये। ओके, यहाँ पर आपको इस तरह का फिगर मिल जाएगा। बाकी बात आप देखिए कहीं मिल रहा है क्या? मेरे उम्मीद से तो नहीं मिल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट होगा, ना कि बी। बाकी बात और किसी में नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ये सब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, आप खुद ही कोशिश करके बना सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन लगभग 90% प्लस लोग मारते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को खुद ही करना चाहिए, किसी और पर डिपेंड रहने से बेहतर आप थोड़ा दिमाग लगाइए और कीजिए। नेक्स्ट, चलिए पहले हम लोग मैथ रीजनिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसमें जो आपका जीके होगा, जीएस होगा, करंट अफेयर को सिर्फ हम लोग छोड़ देंगे। मैथ रीजनिंग और जीके जीएस इन सब में हम लोग करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का कोई मायने नहीं रहता है। करंट अफेयर इसमें 2018 वाला होगा, जिसका कोई मतलब है नहीं, है कि नहीं? क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 12 मंथ तक का पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा बहुत कम चांस होता है कि पूछे। एक आध क्वेश्चन हो गया तो बहुत है, अन्यथा नहीं पूछा जाता है। चलिए इसको देखिए। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको उसे अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो कुछ स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, जिससे हो सके कि उसको भी फ़ायदा हो जाए, है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। इसको आप इतना लिख रहे हैं तो इसको यहाँ पर कितना आएगा, यानी इससे ये रिलेटेड है तो इससे ये कितना होगा, ये बात हमसे पूछ रहे थे, इसको कैसे करें। तो मैं कहता हूँ इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए ये लगभग 150 के आसपास है, और ये 300 प्लस है। तो हम कहते हैं इसका क्या किया जाए, हम कहते हैं इसको दोगुना कर दीजिए, 158 गुना 2, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 1 31, 316। लेकिन यहाँ तो भाई 384 है, तो क्या करें? 384 का हिसाब किताब लगाते हैं, घटाइए कितना हो रहा है? 14 में 6 गया 8, और इधर 7 में किया 6, ये 0, 68, यानी दोगुना करके 68 ऐड हुआ है, 2 गुना करके 68 जोड़ा गया है। तो इसमें भी सेम टू सेम कर दीजिए, 140 का आप 2 गुना कर दीजिए, प्लस का 68 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 280 प्लस 68 कितना हो जाएगा? 8 8 6 14, और 2 1 3, 348। ये 348 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें घुमाने फिराने का ज़्यादा वो नहीं है, हम वो नहीं करते हैं कि आपको घुमा रहे हैं, सोचिए। वो सब करने से बेहतर डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दूं, आप दिमाग बाद में आप अगर आपको बनाना ही होगा तो आप रुक कर बना भी सकते हैं, दिमाग लड़ा भी सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए मैं ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं आंसर पर आता हूँ कि इसका आंसर कैसे आ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसको हल कीजिए, बोर्ड मास का प्रश्न है। तो इन पूरे को देखते हुए सबसे पहले हमें नज़र आया कि ये ब्रैकेट से हमें काम करना चाहिए, ये ब्रैकेट के अंदर, है कि नहीं? तो इन ब्रैकेट के अंदर भी ये छोटी ब्रैकेट यहाँ पर है, तो यहाँ तक पहले हमें हल करना चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए करते हैं। हालांकि रूल कहता है कि सबसे पहले जो बोर्ड मास का प्रश्न है, जहाँ भी का दिखे उसे आप हल कर लीजिए। तो मैं कहता हूँ इसको बाद में भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले उस का को हल कीजिए, लेकिन नहीं करेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पर हल करते हैं। तो सबसे पहले किसका काम होता है? भाग का। बोर्ड मास में सबसे पहले किसका काम होता है? अगर ब्रैकेट ना हो तो सब ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट का, या तो ऑफ हो तो ऑफ का, या तो डिवाइड हो तो डिवाइड का। तो सबसे पहले हमें भाग मिला, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमें क्या मिला? भाग। तो भाग यानी 8 को 4 से भाग देंगे 2, और 2 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा?
तो आपका जवाब होगा 4 माइनस 1 प्लस 3। तो 4 3 7 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 6। यानी हमें यहाँ तक हल करने में 6 मिल गया, इस पूरे को हल करने में 6 मिला। बस इसको अब का वाला को हल कीजिए। 14 दूनी 28 माइनस यहाँ 6 है, तो 28 में 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 22। 28 में 6 को घटाएंगे कितना आएगा 22। ठीक है, कहीं हमने गलती तो नहीं किया। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 3 7। ठीक है, तो 28, अब 28 में 6 को आप घटाइए तो आपका 22 आएगा। यानी इतना को हल करने पर हमें जो मिला, इस पूरे को हल करने पर 22 मिला। और यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो इसका मतलब ये 22 में 2 से गुना होगा, तो 22 दूनी 44 और इधर माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, यही ना, माइनस का 5 है। तो अब ये बड़ा ब्रैकेट बच गया है, तो इतना को हल कीजिएगा तो माइनस का 39, माइनस का 39 आएगा। तो कहने का मतलब इस पूरे को अगर हमने हल कर लिया, यानी इस पूरे को हल कर लिया, तो हमें माइनस का 39 मिला, माइनस का 39। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी 16 प्लस 39 कितना हो गया आपका 45। ये 45 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55। ओके, तो ये आपका 55 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, मैं कहता हूँ कैलकुलेशन में हमसे गलती हो सकती है। मैं कोई कैलकुलेटर तो हूँ नहीं कि कैलकुलेशन में गलती ना हो, कहीं कहीं हो जाता है और ध्यान में भी नहीं रहता है, और बाद में जब एडिट कर देते हैं तब रिव्यू में एक बार देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो कैलकुलेशन गलती हो गया है। लेकिन उस समय फिर सुधारने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और टाइम आपको पता है कि जब वीडियो 1.5 से 2 घंटा का बने तो एडिट होने में कम से कम 2 से 3 घंटा लगता है। तो मैं फिर से एडिट करूँगा तो फिर से 3 घंटा लगेगा, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम्ड हो जाएगा और पता चलेगा 4 दिन में भी एक वीडियो नहीं मिला। हालांकि जो लोग एडिट करते होंगे उसको पता होगा, अन्यथा जो एडिट अभी तक नहीं किए हैं तो उसको ये सब का आइडिया नहीं होगा। तो हालांकि मैं अपना प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता हूँ, इसलिए मैं बताता हूँ दोस्त, कभी कभार कैलकुलेशन में गलती हो सकता है। मैंने एक वीडियो में देखा, रिव्यू में जब किया तो उसमें, यानी आज कितने तारीख 23 तारीख, जो 23 तारीख को वीडियो रिलीज हुआ होगा, जो 23 तारीख को आप लोगों को मिला होगा, उसमें एक क्वेश्चन था मेरे उम्मीद से कुछ डाटा एनालिसिस वाला क्वेश्चन था, उसमें गुना थोड़ा सा गलती हो गया था। तो उसको मैंने, अब तो वो अपलोड हो चुका है तो उसको मैं एडिट कैसे करता, तो मैंने सोचा कि अगर कोई रिप्लाई करेगा तो मैं उसे कमेंट में बता दूंगा, अन्यथा अभी तक उस पर किसी का ध्यान गया नहीं है। तो मैं याद दिला दिया कि अगर आपने 23 अगस्त यानी 23 मई वाला देखे होंगे पेपर मेरा वीडियो, तो उसमें ये चीज़ थोड़ा सा गलती है, मात्र एक जगह, वो भी कैलकुलेशन गुना में गलती हुआ है और कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो मैं इसीलिए इस बात से मैं बताया कि हो सकती है हमसे कैलकुलेशन गलती हो सकती है। मैं कोई कैलकुलेटर या भगवान तो हूँ नहीं जो कि हमसे गलती नहीं हो सकता है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अन्यथा आपको प्रोसेस देखना है कि प्रोसेस क्या है, किसको कैसे इसको किया जा सकता है। कैलकुलेशन किसी से भी गलती हो सकती है, मैंने बहुतों को देखा है कैलकुलेशन में फंसते हुए। ओके, नेक्स्ट चलिए देखिए, दिए गए अनुक्रम में अधिक बाईं ओर से 8वें स्थान पर शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में इसके अगले स्वर्ण से बदल दिया जाए तो परिणामी क्रम में कितने भी होंगे। यानी बाएं से 8वां, यानी इधर से 8वां गिनना है, उसके बाद जो है उसके अगले वर्ण लिख देना है। जैसे हमने यहाँ से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8, बस इसके बाद से जो भी, जैसे यहाँ भी है तो उसको आप भी डब्लू लिख दीजिए, सी है तो डी लिख दीजिए, इस तरह से आगे बदलते जाना है सबको। उसके बाद पूछ रहा है कि ये जो पूरा डाटा बनेगा उसमें कितने भी आएगा। तो हम कहते हैं बेहतर है कि लिखने से बेहतर है
कि आप सोच लीजिए ना, भी कब आएगा, जब यहाँ पर कहीं u होगा, है कि नहीं। भी कब आएगा, जब यहाँ पर कहीं u होगा इस डाटा में, तभी तो उसका अगला संख्या भी आएगा। तो क्या यहाँ पर कहीं u है कहीं u, तो आपका जवाब होगा नहीं, ये भी ही है। कहीं है क्या, नहीं। तो इसका मतलब इसमें एक भी u नहीं बनेगा, हालांकि इधर पहले भी u नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं। इतना लिखने से बेहतर है कि आप सोच लीजिए ना कि कहीं ना कहीं u होगा, तभी तो उसका अगला संख्या इसको जो बदलेंगे भी आएगा, और u हमें कहीं दिखा ही नहीं, तो क्या इसमें भी आएंगे, तो नहीं आएंगे। तो ऐसे कीजिए ना, लिखने में क्या टाइम वेस्ट कीजिएगा। देखिए तो समय की बचत करने का कोशिश कीजिए एग्ज़ाम में, इन्हीं के घर में भी कोशिश कीजिए। घर में कोशिश कीजिएगा तभी तो वहाँ प्रैक्टिस रहेगा कि एग्ज़ाम में हम दे सकें। क्योंकि दोस्त हो सकता है किसी दोस्त ने, हो सकता है कि किसी दोस्त के मन में ये विचार आता हो कि अभी तक आपने क्या किया है। तो मैं बता दूं दोस्त, मैं भी 2 एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, जैसे ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया। NTPC का CBT 1 और CBT 2 भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। ओके, तो और मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब कहीं ना कहीं हमने भी अप्लाई किया होगा, है कि नहीं। और मैं बहुतों को, जब हम ऑफलाइन टेस्ट देने जाते थे तो हम देखते थे कि कुछ, जब हम जूनियर थे औरों से, तो हमें पता चलता था कि बगल वाले हमारे बहुत फास्ट कर रहे हैं, किसी भी मैथ को बहुत फास्ट बना रहे हैं, और हम वही प्रश्न को बनाने में 1.5 मिनट 2 मिनट लगा रहे हैं। तो फिर मेरे मन में विचार आता था आखिर कैसे। तब मैं धीरे धीरे अपना इम्प्रूव करते गया और आज मैंने रिजल्ट भी बनाया। तो कहीं ना कहीं दोस्त मेहनत तो करनी होगी, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला है, बात समझ रहा है। और मेहनत के साथ साथ आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके को अपनाना होगा, थोड़ा दिमाग को थोड़ा ज़्यादा दौड़ाना होगा, अन्यथा आप पीछे रह जाइएगा। ओके, हालांकि चलिए ये सब बातें आगे होती रहेगी। फिलहाल चलिए करते हैं प्रश्न को। अभी तो लंबी सफ़र शुरू हुई ही है, अभी लंबी सफ़र हुआ कहाँ है, अभी तो शुरुआत ही है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, दी गई सारणी में 4 विद्यार्थी WXYZ द्वारा 4 विषय PCPM प्राप्त किए गए हैं, अंक दर्शाए गए, प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक है। ठीक है, यानी 4 छात्र है WXYZ और ये सब विषय है। ठीक, तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न यहाँ पर है, अब तो डाटा छिप जा रहा है, चलिए मैं डाटा को यहाँ अलग से ऐड कर देता हूँ। चलिए ये डाटा रहा, चलिए ये डाटा है। ओके, तो एम में 4 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। एम में, एम यहाँ है, तो इसका मतलब इन सभी को ऐड करना है, 85, 60, 40, 65। ठीक है, तो आप लिखने से बेहतर है कि आप इसका 2.5 अंक को जोड़िए। 8 6 14, 4 18, 6 24, यानी 240। अगर हमने, मेरा कहने का मतलब अगर यहाँ पर 80 होता है और यहाँ 60 होता और ये 40 60, तो हम डायरेक्ट आसानी से जोड़ लेते हैं, कि नहीं। लेकिन यहाँ 5 एक्स्ट्रा है, 5 यहाँ एक्स्ट्रा, 5 यहाँ एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना, 5 5 10, तो 10 और, तो कितना हो गया 250। अब औसत पूछ रहा है, तो औसत मतलब जितने विषय हो, यानी विद्यार्थियों द्वारा, यानी जितने विद्यार्थी हो, तो कितने विद्यार्थी हैं, 4 विद्यार्थी, इसको आप 4 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाए, 4 6 24 बच गया, 1 4 दूनी 8 4 25, यानी 62.5। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट
तो यही सब कहते हैं कि थोड़ा स्मार्ट तरीके को अपनाइए, है कि नहीं, कि अब वहाँ पर लिखने में टाइम वेस्ट करें, जोड़ने घटाने का या गुणा करने का, थोड़ा फास्ट तरीके, जिसका मैं तो ये चीज़ देखा हूँ बहुतों में कि जिसका कैलकुलेशन फास्ट होता है वह मैथ को बहुत फास्ट बनाता है। ये बात आपको मानना पड़ेगा। इसलिए मैथ का कैलकुलेशन आप थोड़ा फास्ट कीजिए, सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। ओके। और सोचने की क्षमता बादाम खाने से नहीं बढ़ती है, मेहनत करने से बढ़ती है, प्रैक्टिस करने से बढ़ती है, ना कि आप बादाम खाओगे तब बढ़ेगा। ओके। नेक्स्ट, चलिए ये तो हो ही गया। कहता है इसको कि बिंदुनुमा रेखा पर मोड़ने से किस विकल्प के समान दिखाई देगा। यानी ये जो रेखा है बिंदुनुमा, इसको ऐसे पलटा दीजिए, इधर घुमा के पलटा दीजिए तो कौन सा बनेगा। तो ये वृत्त के अंदर ये वाला गोलका घुस जाएगा, या तो इधर से मोड़ दीजिए या इधर से मोड़ दीजिए, बात समझ रहे हैं। तो किसी तरफ से भी मोड़िए तो ये बिंदा इसके अंदर घुस जाएगा, और ये वर्ग के अंदर ये वाला बिंदा नहीं, कहीं ना कहीं तीनों के अंदर बिंदा घुसना चाहिए। तो वर्ग बीच में है और इसमें वर्ग बीच में नहीं है, तो ये गलत। इसमें वर्ग तर्क तो है ही नहीं, इसमें बीच में वर्ग होना चाहिए था, ये जो स्क्वायर है बीच में होना चाहिए, तो इसमें नहीं है। तो एक ही ऑप्शन में है, यही राइट आंसर। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्त, कहता है कि थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता है। हाँ मानते हैं लंबा हो जाता है। मैं देखा हूँ कि बहुत सारे जो यूट्यूब पर टीचर पढ़ाते हैं, सिर्फ आपका मैथ का क्वेश्चन कराएंगे 15-20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, तो उसमें वो 1.5 से 2 घंटा टाइम ले लेता है। और मैं आपको टोटल प्रोवाइड कराता हूँ, मैथ हो, जीके हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सभी को जब हम प्रोवाइड कराते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, है कि नहीं। और सबसे ज़्यादा तो मैथ में ही टाइम लगता है समझाने में, क्योंकि जीके तो पढ़ने वाला है, पढ़ के निकल जाइएगा, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को देखिए। सुनील ने अपनी यात्रा सायं 2:33:34 यानी 2:33:34 में शुरू किया और गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 4:45 बजे पहुंचा। मतलब समझ सकते हैं 4:43:45 पर पहुंचा। तो अनिल ने सुनील के 45 मिनट 27 सेकेंड बाद यात्रा प्रारंभ की और गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 37 मिनट 16 सेकेंड बाद पहुंचा। तो अनिल ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगाया, तो चलिए पता करते हैं। ओके। जब सुनील निकला, कई बजे निकला, एक दूरी को तय करने में 2:33 यानी 2:33:34। ओके। और पहुंचा कब, 4:43:45 में, इतना में पहुंचा। लेकिन कहता है जब अनिल ने शुरू किया तो इसके 45 मिनट 27 सेकेंड बाद, तो अगर इसका हम निकालें 45 मिनट 27 सेकेंड बाद तो कैसे निकलेगा, तो 2:33:34। तो इसमें हम 45 मिनट, ये घंटा वाला है, ये मिनट वाला और ये सेकेंड वाला है कि नहीं, ये 45 मिनट और 27 सेकेंड। ओके। तो इसको ऐड करेंगे तो 7 4 11, 3 2 5 1 6 बनने का मतलब कि ये आपका 61 सेकेंड हो गया। तो आपको पता है कि 60 सेकेंड में मिनट चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये 1 मिनट 1 सेकेंड है। तो इसका 1 मिनट हटा देते हैं, इसको 0 1 सेकेंड, 1 मिनट अगले में जोड़ देंगे, 1 मिनट अगले में जोड़ देंगे, क्योंकि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है कि नहीं। 5 3 2 5 1 6 4 3 7 1 8, एक बचा और वह 8। और ये अब कहते हैं ये 86 मिनट। आपको पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है, पता है कि नहीं, 60 मिनट में 1 घंटा। तो इसका 60 मिनट निकाल लीजिए तो यहाँ पर कितना बच जाएगा। अच्छा यहाँ पैसा नहीं था, देखिए फिर से मैं जोड़ता हूँ, यहाँ पर गलती हुआ है। देखिए गलती पकड़ा जाता है दोस्त, कभी कदाल नहीं पकड़ाता है तो वही रह जाता है कि नहीं। तो जैसे देखिए यहाँ पर 1 बचा इसका, क्योंकि 1 मिनट इधर गया,
3 2 5 1 6, बचा तो है ही नहीं, 4 3 7, 76 मिनट। कितना हो गया? 76 मिनट। आपको पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा, इसका मतलब हम इसका 60 मिनट अगर निकाल लें तो कितना मिनट यहाँ पर बच जाएगा? तो आपका जवाब होना चाहिए 16 मिनट बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 16 मिनट, और यहाँ पर 16 मिनट बच जाएगा। 1 घंटा इधर कैरी कर देते हैं, है कि नहीं? तो 2 1 3, यानी 3:16 1 सेकेंड में अनिल ने शुरू किया। किसने? अनिल ने शुरू किया। और पहुंचा कब? ये बात, अब पहुंचा ये पहुंच रहा था 4:43:45 सेकंड में, लेकिन ये पहुंचा 37 मिनट 16 सेकंड बाद। तो इसमें आप ऐड कीजिए 4 घंटा 43 मिनट और 45 सेकंड। ये इसमें आप 37 मिनट और 16 सेकंड को ऐड कीजिए, तो 6 5 11, 4 3 7 1 8, 81 सेकंड। अरे कहाँ 4 3 7, 4 1 5 1 6, ये भी 61 सेकंड। 61 सेकंड कहने का मतलब यहाँ भी 1 सेकेंड, यानी 1 मिनट 1 सेकेंड है, तो इसको कह सकते हैं कि हम यहाँ पर 0 1 सेकेंड लिख सकते हैं क्या? 0 1 सेकेंड, है कि नहीं? तो इधर 1 मिनट इधर कैरी चल गया, तो 3 1 4 और 4 7 4 11, कितना हो गया? 11 हाथ रहा 1 और 4 3 7 1 8, ये 81 मिनट हो गया। आपको पता है कि ये 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो यहाँ से हम कहते हैं कि 60 मिनट निकाल लीजिए, तो कितना सेकंड बचेगा यहाँ पर? तो आपका जवाब होगा कि यहाँ पर 21 सेकंड बचेगा। कितना सेकंड बचेगा? 21 सेकंड, क्योंकि 1 घंटा इसका हमने निकाल लिया। 81 में से 60 हमने निकाल लिया, 1 घंटा निकाल लिया। 1 घंटा यहाँ जोड़ दीजिए, 4 1 5, 5 घंटा 21 मिनट, यानी 5:21 1 सेकंड पर वह अनिल पहुँचा। तो अब इसका टाइम कितना लगा, अनिल अपनी पूरी यात्रा में कितना समय लगा, तो बस समय निकालना है। तो इसमें आप 5 21 0 1 में आप 3 16 0 1 को घटा दीजिए, तो यहाँ से ये 0, यहाँ से 0, और फिर मैं कहता हूँ यहीं पर देखिए, फिर कितना बार मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, सॉरी दोस्त, मिस्टेक हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, गर्मी की वजह से हो रहा है कि दिमाग से 5 3 8 1 9 ना होता, और 4 3 7 7 होता, तो इसका मतलब यहाँ पर 19 सेकेंड बचता। कितना बचता? 19 सेकेंड बचता। तो यहाँ पर 19 सेकेंड घटाइए, 11 में 9 गया 2, 1 में गया 0, और 5 में 3 गया 2, यानी 2 घंटा 2 मिनट, 2 घंटा 2 मिनट, ये राइट आंसर है। ये नहीं, गलती से ये नहीं टिक कीजिए, क्योंकि सेकंड के स्थान पर 0 बचा हुआ है। ओके, है ना? ये घंटा वाला है, ये मिनट वाला, ये सेकंड वाला, और सेकंड के स्थान पर 0 बचा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। हालांकि दोस्त देखिए, हमने इसलिए कहा कि कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप तरीके को समझने का कोशिश कीजिए। ओके, तो 1 मिनट दोस्त, रुकते हैं, थोड़ा सा पानी पी ले, प्यास लग रही है, गर्मी बहुत है। ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कहने का मतलब कि रूट में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन को हल करने पर
रूट में नहीं आना चाहिए, है ना। तो रूट 32 को अगर हल करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 32 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और यहाँ पर करने में 4 है। करने में 4 होने का मतलब अंदर से 4 गो बनकर एगो बाहर, इसका क्या 4 गो का जोड़ा बनेगा? क्या नहीं बनेगा, तो ये रूट में रह गया। तो ये अपरिमेय है क्योंकि ये रूट में रह गया। परिमेय होने का मतलब ये सीधा सीधा 2 बन जाता, तो ये राइट आंसर हो जाता है। ओके, लेकिन नहीं बना। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए रूट 32 पर यानी करने में 3 है, यानी 32 को हम क्या लिख सकते हैं? सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर क्या 3 है, यानी 3 का जोड़ा निकालना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार 2 गुना करेंगे तब जाकर 32 बनता है। तो इसका 3 गो, लेकिन 2 गो फिर भी बच गया, यानी 3 रूट 4 रह गया। करने में 3, करने में 3, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी रह गया रूट में, लेकिन रूट में नहीं रहना चाहिए। ओके, तो ये भी नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं। और कहने का मतलब कि अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल कर लीजिए कि 32 का जब हम तोड़ते हैं तो 5 को 5 आता है, इसका मतलब यहाँ पर 5 होना चाहिए, इस करने में 5 होना चाहिए। इस करने में 5 कहाँ पर है? एक ही है, क्योंकि 5 गो मिलकर एगो बन जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा। अगर 5 रहता तो ये 2 आंसर हो जाता, ये राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे? हालांकि इस रूट करने में जो ये 5 है, ये 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 32 पर पावर 1/5। बात समझ रहे हैं? और इसको जब हल कीजिएगा तो ये 2 पर पावर 5 बनता और गुना में 1/5, तो ये 5 5 कट जाता, ये 2 आपका आंसर हो जाता है। तो हालांकि इसीलिए मैंने कहा कि आप यहाँ से थोड़ा सा स्मार्ट तरीके का इस्तेमाल कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, इजी ही क्वेश्चन है। 145 मीटर लंबी ट्रेन और 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या होगी? तो गति निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? डी बराबर, चलिए मैं अपना ही फार्मूला लगा देता हूँ। डी बराबर एस टी, डी बराबर एस टी। डी मतलब दूरी, एस मतलब स्पीड, टी मतलब टाइम। तो अब डी दूरी क्या लेंगे? तो इन दोनों को ऐड करेंगे, है कि नहीं। देखिए जब भी आप ट्रेन और पुल के संपर्क में आप अगर निकालना चाहते हैं चाल, तो पुल की जो भी लंबाई है या ट्रेन की जो भी लंबाई, दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 6 700 और 45 और 55 800। डी कितना हो जाएगा? 800 मीटर, ठीक। और स्पीड हमें निकालनी है, टी हमें दिया है कितना? 36 सेकेंड, 36 सेकेंड। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? 800 मीटर बटे 36 सेकेंड, 36 सेकेंड, ये ना। तो लेकिन हमको आंसर जो दिया है वह किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए। ये आपका सेकेंड है, कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए। तो जरूरी है क्या इसको पहले कटाएं तब जाकर बदलेंगे? सीधा आप 18/5 से गुना कीजिए, यानी 800 बटे 36 गुना 18/5, ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकेंड में था। तो ये 18 दूनी और 5 दूनी 10, 10 होने का मतलब 1 जीरो खत्म, है कि नहीं। तो बच गया कितना? 80 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। अगर ये सब गलती होता है तो आपसे बड़ा क्या कहते हैं नहीं हो सकता है, समझ सकते हैं। हालांकि मैं बोल दूं कि बेवकूफ़, तो फिर कुछ दोस्त सोच लेंगे हमको बेवकूफ़ कह रहा है। नहीं दोस्त, बेवकूफ़ी हो जाएगा ये सब क्वेश्चन गलती करना, है कि नहीं। नेक्स्ट, ये तो हो ही गया। ये चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। दिए गए आरेख
युग्म सार्वभौमिक समुच्चय और युग्म LMN क्रमशः इतिहास, भूगोल और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों को दर्शाता है। ठीक है, तो इतिहास और भूगोल अध्ययन करने वाले लेकिन भाषा का अध्ययन नहीं करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? तो ठीक है, कर लेते हैं। एम को बोल रहा है, क्रमशः ने बोला है, एम को भूगोल कह रहा है। क्या बोल रहा है? भूगोल। और एन को इतिहास, एन को नहीं, भाषा, लास्ट में क्या है? भाषा, यानी इस ब्रैकेट को भाषा बोल रहा है। ओके, फिर आपका क्या है? एल है, एल है, एल को क्या बोल रहा है? इतिहास, यानी ये जो ब्रैकेट है आपका इतिहास का है। बात समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा कि इतिहास और भूगोल का अध्ययन कर रहा हो लेकिन भाषा नहीं, तो इस ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए और इस ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। तो हम, मेरे देखने में इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर ये 5 भी है और ये 2 भी है, लेकिन इसने कहा है कि भाषा नहीं होना चाहिए, यानी इसके अंदर में तो भाषा आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसके अंदर में भाषा नहीं आएगी क्योंकि इसमें सिर्फ भूगोल होगा और ये आपका इतिहास होगा। तो ये 5 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसका जो है आपका 5 ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस आज के इस पेपर में यानी मैथ और रीजनिंग कुछ ज़्यादा है, इसलिए ये वीडियो हो सकता है कि लगभग 1.5 घंटा के आसपास का हो, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। देखिए, 14 इसको हल करना, ये भी बोर्ड मास का ही प्रश्न है, तो कीजिए। मैं कहता हूँ पहले आप यहाँ से एक ब्रैकेट शुरू हुआ है और यहाँ तक हुआ है और इसके अंदर का वाला है, तो इधर को छोड़ते हैं, पहले इधर से ही हल करते हुए चलते हैं। तो ये 7 में 2 गया 5, 5 चौके यानी 20, यानी यहाँ तक हल किए 20 गुना में ये है, तो पहले इस ब्रैकेट को अब हल कर लेते हैं और गुना है तो रहने देते हैं। तो पहले का कम होगा, 5 दूनी 10 में 3 गया 7। ओके, 10 में 3 गया 7, इतना हो गया। और यहाँ पर भागा है, क्या है? भागा, और ये 14, भागा 14। तो पहले किसका कम होगा? भाग का। पहले किसका कम होगा? भाग। अच्छा, यहाँ से ब्रैकेट वाला था ना, ब्रैकेट यानी इसके अंदर का अभी ब्रैकेट का कम नहीं हुआ है, तो ये 170 दूनी यानी 20 सते 140 यानी 14/140। 14 कितना आ गया? 140। तो ये कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा ये आंसर। मैं फिर से समझाने का कोशिश करता हूँ, देखिएगा, समझिएगा। पहले आप यहाँ तक हल कीजिएगा, है कि नहीं, इस पूरे को, लेकिन इसमें भी से क्या, यहाँ तक, पहले यहाँ तक हल करना है। तो इसको हल कीजिए, कितना आया? तो इसके अंदर ये छोटी ब्रैकेट है, 5 दूनी 10 में 3 गया 7। अभी ये ब्रैकेट नहीं अथी हुआ है, मतलब कि कम नहीं हुआ है। यहाँ पर गुना, ये गुना में हो गया, यहाँ तक हल हो गया ये गुना। तो यहाँ पर क्या है? 7 में 2 गया 5, 5 चौके 20 गुना में 20। तो अभी भी ये ब्रैकेट यहाँ और इधर भागा है, इधर क्या है? भागा 14। तो 7 गुना 20 कीजिएगा तो कितना आएगा? 140, और 14 को 140 से भाग दे दीजिएगा तो 1/10 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट।
उत्तर दिशा की ओर x 205 डिग्री घड़ी के दिशा में मुड़ता है और फिर 160 डिग्री विपरीत दिशा में मुड़ता है, तो x अब किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो एक घड़ी बना लेते हैं ताकि आसान होगा करने में। ठीक है, तो उत्तर दिशा की ओर कहाँ है, उत्तर दिशा की ओर पूरब, पश्चिम, ये ऊपर उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, तो ऐसे बनाया और ये सुई जो है, सुई या लाठी जो भी कहिए, ये उत्तर की ओर है और ये घड़ी के दिशा में 205 डिग्री यानी इधर 205 डिग्री घूमा, फिर 160 डिग्री विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, फिर इधर 160 डिग्री घूम गया। तो हम कहते हैं कि 205 में से आप 160 को घटा दीजिए, तो कितना बच गया 5 और यहाँ 4, 45 डिग्री। कितना डिग्री बच गया 45 डिग्री। तो आपको पता है कि यहाँ से अगर यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, उसके बाद यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। ठीक, तो 45 डिग्री घूमने का मतलब यहाँ पर ये जो बनेगा 90 डिग्री, यहाँ 180, इधर हो जाता है आपका 270, फिर इधर यहाँ पर 360 जाकर पूर जाता है, यही ना। तो हमको 45 डिग्री मुड़ने का मतलब कि 90 का आधा, यानी अब यहाँ पर है। अब वह जो घड़ी जो भी है, सुई अब यहाँ पर है, क्योंकि पहले एक बार 270 कुछ 205 के आसपास गया, तो इसका मतलब यहाँ तक आया होगा। पहले ये वाला सुई जो है यहाँ तक आया होगा, फिर 160 डिग्री फिर उल्टा घूम गया, तो अब जाकर यहाँ पर आ गया, है कि नहीं। तो हमने यहीं पर घटा दिया कि अब जो है सीधे 45 डिग्री पर आएगा, है कि नहीं। तो 45 डिग्री पर आया, इसका मतलब ये उत्तर और ये पूरब, ये उत्तर पूर्व के बीच में है, उत्तर पूर्व के दिशा में है। ओके, नेक्स्ट। देखिए दोस्त, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए आप भी, और थोड़ा हम समझाने का कोशिश करेंगे। जब तक दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ सकते। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा आप कोशिश कीजिए और अपने तैयारी को अच्छा बनाइए, है कि नहीं। नेक्स्ट, चलिए देखिए, ये कोई श्रृंखला का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, y से p गया है, y से p यानी एक अंक छोड़ कर गया है। 5 से s गया है, 5 से s गया है, यहाँ भी एक अंक छोड़ कर गया है कि नहीं। फिर l से d गया है, l से d गया, एक अंक छोड़ कर गया है। तो इसका मतलब जो भी होगा यहाँ पर एक अंक छोड़ के गया है, लेकिन क्या, कोई तो टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जैसे ही s हुआ, जैसे ही 5 से s हुआ, जस्ट इसके बगल से ही शुरू हुआ है, तो इसका मतलब p के बगल से जस्ट शुरू हुआ होगा, o से शुरू हुआ होगा और n को छोड़कर i पर आया होगा, यानी o i हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हालांकि और भी कोई दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर दूसरा तरीका और भी अपना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो भी आया होगा, इसमें कुछ ऐड हुआ होगा, फिर इसमें कुछ ऐड हुआ है, फिर इसमें कुछ ऐड हुआ है, ये सीरीज भी चला सकते हैं आप। जैसे यहाँ आप कहते हैं एल से एफ, एल से क्या, हाँ दोस्त, नहीं ये सब सीरीज नहीं चल सकता, वही परफेक्ट है, उसी से बनाइए। नेक्स्ट, देखिए, इसमें बोर्ड मार्क्स का बहुत प्रश्न दे दिया था, इसलिए थोड़ा इस पेपर को कह सकते हैं कि आप कैलकुलेटिव पेपर था, क्योंकि बोर्ड मार्क्स का प्रश्न जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। आपको भी लगता है क्या इस तरह का? को अगर लगता है तो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए इसको करते हैं। इस ब्रैकेट को हल कीजिए, तो यहाँ पर 16, इस ब्रैकेट को हल कीजिए
तो 12 माइनस 12 माइनस 4, तो माइनस का 16, 16 यानी 24 में 16 घटेगा तो 8, और यहाँ पर भागा है, और गुना में ये पहले, गुना में ये माइनस का 12 है, माइनस का 12, और इस ब्रैकेट के अंदर ही ये सब आया है, भाग तो बाद में है, भाग तो इस ब्रैकेट के बाहर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये 12 से आपको गुना ही करना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ जाएगा? गुना करना पड़ जाएगा। तो यानी 8 गुना माइनस 12, तो 12 × 96 माइनस 96। अब जाकर ये ब्रैकेट यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ये 96 माइनस भागा 16, भागा 16, यहाँ तक ब्रैकेट कंप्लीट, यानी यहाँ तक ब्रैकेट कंप्लीट। अब गुना में 1/6 है, गुना में 1/6, तो और फिर प्लस में 4 है, प्लस में 4। ओके, तो ये 16 के 96 है, और ये भी 96, तो कट गया, तो माइनस बच गया। तो 4 माइनस 1 गुना, यहाँ भी एक बार में ही ना कटता, तो 1 गुना 1 माइनस 1, तो 4 में 1 गया तो 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए इसको अगला। क्या इसका मैंने फिगर ऐड किया है क्या? नहीं, चलिए हटाइए। तो करते हैं, नीचे दिए गए सारणी में कक्षा में 10 विद्यार्थियों की संख्या का विवरण देती है। अनुभाग ए और बी मध्य अवधि और अंतिम परीक्षाओं को दिया है। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है, इस डाटा के अनुसार सोच विचार कर कुछ क्वेश्चन इधर पूछा होगा, यहाँ पर दिया होगा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं, उन विद्यार्थियों की कुल संख्या जो यहाँ पढ़ना है उनको, दी गई जानकारी के आधार पर अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुभाग एक के विद्यार्थी का प्रतिशत। तो अनुभाग ये वाला ए था, नहीं ये वाला डाटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वो भी क्या, अंतिम परीक्षा में कितने उत्तीर्ण हुए हैं उसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले ए का सभी को जोड़ेंगे, 20, 10, 30 और 60, 90 हुआ, और 8 4 12 6, 18 4 22, मतलब 2 9 2 11, 112। ये टोटल कितना आया, यहाँ से यहाँ तक ऐड किया तो 112। ठीक है, अब प्रतिशत निकालना किसका है, अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले। ठीक है, अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले। ठीक है, इसको देखिए, अब इस डाटा को मिटाते हैं। अब यहाँ पर हमें ये जरूरी पढ़ना पड़ेगा, उन विद्यार्थियों की कुल संख्या जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है। यहाँ पर तो उत्तीर्ण होने वाली की बात कर रहा है, और ये टोटल डाटा जो है अंतिम परीक्षा मतलब कि परीक्षा का ही है, तो ये वाला डाटा नहीं लेना होगा। उन विद्यार्थियों की संख्या जो मध्य अवधि में अनुत्तीर्ण रहे परंतु अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे, मतलब ये 14 लेना है, अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो इसको लेना है। उन विद्यार्थी की संख्या जो मध्य अवधि परीक्षा में उत्तीर्ण रहे परंतु अंतिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे, अनुत्तीर्ण वाला नहीं लेना, उत्तीर्ण वाला लेना है, तो ये नहीं लेना है। फिर कहता है उन विद्यार्थियों की संख्या जो दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण रहे, मतलब कि अंतिम वाला भी और मध्यम वाला भी, मध्य अवधि वाला भी और अंतिम वाला भी, तो इसको भी लेना है। तो 64 और 16 यानी 14 और 64, इनको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 8 और 6 1 7 78, तो टोटल कितना 78। तो परसेंटेज कितना पर निकालना है, 112 पर, 78/112, 112 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करनी होगी। तो कटाइए इसको, देखिए कितना से कटता है, 2 से, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 से 5 दूनी 6, 13 तिया 39, 13 चौके 13 से कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब 39 गुना 100/56। तो मैं इसको मिटा देता हूँ,
इस डाटा को 39 गुना 100/56, इसको हल कीजिए। देखिए जितना भी आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि इसमें भाग देने में टाइम लगेगा। आप कोशिश कीजिएगा भाग देने का कि खुद से दें, लेकिन हम यहाँ पर टाइम की बचत कर रहे हैं। 39 इंटू 100 भागा 56, ये 69.64 आ रहा है। 69.64 कहीं ना कहीं ऑप्शन में होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। 69.64 बिल्कुल है यहाँ पर। 69.64 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैंने क्या किया है कि नहीं। देखिए आप इस डाटा को समझने का कोशिश कीजिएगा कि हमने इसको कैसे किया, तभी आप समझ पाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम लोग बनाए होंगे, एग्जाम में अगर आया होगा तो, क्योंकि उस समय समझने में ही उसको 2 मिनट लग गए होंगे। हालांकि इस सब क्वेश्चन को आप पहले से करके रहिएगा तो उस समय सोचने में उतना टाइम नहीं लगेगा कि आपको ध्यान में चल जाए, अच्छा एक बार ऐसे तो किए थे, उसके बाद बन जाएगा, है कि नहीं। देखिए दोस्तों, एग्जाम में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा काम आता है। और आप अगर जिस चीज़ का भी पेपर देने जा रहे हैं उस पेपर को कम से कम 20 प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगा कर जाइए। आपको अगर जहाँ मान लीजिए 60 नंबर आने वाले हैं तो आपको वहाँ पर 65 नंबर ज़रूर आएगा। 5 नंबर आपका प्रैक्टिस का बढ़ जाएगा, ये फिक्स है। आप नहीं तो करके देखिए। नेक्स्ट, बाकी बात हम तो बता ही ना सकते हैं, कह ही सकते हैं। करना ना करना तो आप पर डिपेंड करता है कि नहीं। वो आप कैसे करेंगे, या कहीं ना कहीं मान लेते हैं हम कह रहे हैं, आप उस पर कोई मतलब कि ले ही नहीं रहे हैं, कुछ आप सीरियस हो ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बात समझ रहे हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कुछ इस प्रकार से डाटा दिया हुआ है और इसको हल करना है, यही ना। तो हमें यहाँ पर लग रहा है कि आप फार्मूला वार्मूला लगा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 0.2 क्यू है ना, तो हम कह सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि ऊपर जो डाटा है वही डाटा नीचे है, ऊपर जो डाटा है वही डाटा नीचे है, तो इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। कहीं ना कहीं ये फार्मूला पर हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक नहीं। तो देखिए इसका एक फार्मूला मेरे में से होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ने प्लस ए बी बटे ये तो इतना ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब पुट करिए, हालांकि क्यूब करने में थोड़ा सा हो सकता था झमेला, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ए माइनस बी यानी 2.2 में से 0.1 को घटाइएगा तो 0.1 इंटू ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कीजिएगा 0.2 का, तो ये क्या हो जाएगा 0.04 प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 0. यहाँ ब्रैकेट है 0.01, इन दोनों का गुना कीजिएगा, यानी 0.2 0.1 का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, देखिए गुना ही कर लीजिए 0.1 इंटू 0.2। हालांकि मैं यहाँ कर देता, लिख देता 0.02। फिर कहते हैं कैसे, तो मैं इसको प्रूव कर देता हूँ कैसे। देखिए ये इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे 10, इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे 10, तो 2 1 2 और नीचे में 100 बन गया। तो कहीं ना कहीं भाग दीजिएगा तो 0.02 आएगा। तो इसलिए मैं इस बात को यहाँ पर लिखा हूँ। ओके, हालांकि इतना ओके नीचे में, अच्छा यहाँ पर इस पूरे का स्क्वायर में है, क्या है पूरे का स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, यानी 0.03 का स्क्वायर
यानी यहाँ पर 0, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये बन जाएगा 0.03, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.03, इतना है ना। तो अब इसको कर लीजिए, देखिए 0.1 इंटू इन सबको ऐड कीजिए, 2 1 3 4 5, यानी 0.05 बटे 0.03। तो यहाँ पर सेम जगह पर पॉइंट है, यहाँ पर भी सेम जगह पर पॉइंट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। तो ऊपर 5 बचाएगा, नीचे 3, और इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे में 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब 10 से गुना ये 30 हो गया। तो इसको कहीं ना कहीं भाग दीजिएगा तो 1/6। कहीं गलती हो गया क्या? घटाना था तो 0.01, ठीक है। और ये 0 पर, अरे यार यहाँ पर 9 होगा ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ना, तो ये 90 बना। तो 5 को 90 से भाग दीजिएगा तो 18×95 होता है, 1/18, 1/18 आपका राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट ये हमारे में से मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो गए हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से कि कितना बचा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, ये एक रीजनिंग बचा हो। तो यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, चयन कीजिए। तो ईटो कोनिया को पकड़ते हैं। ईटो कोनिया यहाँ है, ऐसे कोनिया है, इसमें थोड़ा सा ऐसे हुआ, इसमें इधर कोनिया भागा और इसमें इधर भाग गया, ठीक है, इसमें इधर भाग गया। तो पहले यहाँ फिर यहाँ पर आना चाहिए था, है कि नहीं, ई कोना में आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखिए ई कोना में तो है, तो ई कोना में आया, फिर ई कोना से ई कोना में, फिर ई कोना से ई कोना में, मतलब अच्छा चलिए चलिए समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये वाला भाग का घूम रहा है, ये वाला भाग आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो यहाँ से घुमा इसमें, ठीक है, ये वाला भाग यहाँ पर है, तो ये वाला भाग यहाँ पर आया। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये यहाँ पर आना चाहिए था, ना कि त्रिभुज। ये वाला भाग यहाँ पर आना चाहिए, ये जो फिगर ऊपर वाला है, ये फिगर इस जगह पर दिखना चाहिए था। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ये अलग है, यानी ऑप्शन जो डी होगा, डी जहाँ भी होगा ऑप्शन में वो राइट है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट ये हो गया, ये भी। चलिए इसमें क्या कर, किस एक तत्व ए सूत्र A3O4 यानी वाला ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई तत्व होगा जो ऑक्साइड बनाता है। तो तत्व ए की संयोजकता क्या है, तत्व ए की संयोजकता क्या है। जब इस तरह का टर्म हो ना, तो आप क्या कीजिए, जो ए के आगे में है उसको छोड़ दीजिए, जो उसके बगल वाले के आगे में हो उसी का नंबर ले लीजिए, और वही राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर तत्व ए का संयोजकता पूछा, तो हमने कहा क्या, ए के आगे जो है उसको छोड़ दीजिए, उसके बगल वाले में जो है उसको ले लीजिए। जैसे यहाँ पर पूछता कि ओ का संयोजकता क्या है, या ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है, तो यहाँ पर इसको ओ वाले को छोड़ देते हैं, ओ वाले को जो भी है, और जो ए वाले में है उसका ले लेते हैं, वो राइट हो जाता है। ओके, तो इस तरह में जब भी दिखे तो ऐसा कीजिएगा। हालांकि इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे भी कारण है कि कैसे होता है। तो थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देता हूँ कि देखिए, जैसे मैं कहता हूँ NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का परमाणु संख्या कितना, 11, क्लोरीन का 17। तो
यहाँ पर देखिए इसको, इसका संयोजकता कैसे निकाल सकते हैं, 2 8 1, और इसका संयोजकता 17 का 2 8 7। तो इसको अष्टक पुराने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको अष्टक पुराने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब इसने एक इसको दे दिया और इसने जो 7 था इसका इससे मतलब कि दोनों, ये एक प्लस वाला था और ये एक माइनस वाला था। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो इसके आगे में जो नंबर है वह इसका संयोजकता है और इसके आगे में जो नंबर है वह इसकी संयोजकता है। ओके, इस तरह से होता है। हालांकि इस तरह में ज़्यादा नहीं फंसना है, लेकिन जब इस तरह के टर्म हो तो और पूछे संयोजकता, तो जो जिसके आगे में है उसका वाला को छोड़ देना है, जिसके बारे में पूछ रहा है उसके वाले को छोड़ देना है, बगल वाले का ले लेना है। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। ये निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय जो विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास एक एकत्रित कहानी प्रस्तुत करता है, एक एकत्रित कहानी प्रस्तुत करता है? तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में करता है। ओके, नेक्स्ट मिनट। देखिए, एक गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ में मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण कोई सा भी दर्पण ले लीजिए, मैं यहाँ पर इस दर्पण को ले लेता हूँ, ये अवतल दर्पण को ले लिया, तो ये मध्य बिंदु के बारे में बोल रहा है, यानी परावर्तक सतह। परावर्तक सतह तो यही है कि नहीं? ये वाला क्या है? ये आपका परावर्तक सतह है। जो ये कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है वह आपका परावर्तक सतह है। तो इस पॉइंट को आप ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं या हिंदी में ध्रुव कहते हैं या ओके, जो कि पूछ रहा है यहाँ पर कि क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है तो उसको आप ध्रुव कहते हैं। और इस पूरे क्षेत्र को यहाँ से लेकर यहाँ तक को ये द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। त्रिज्या, जो इस पूरे गोले का जो त्रिज्या होता है उसको आप त्रिज्या कहते हैं, यानी जो कि सी से दर्शाते हैं। और इस त्रिज्या और ध्रुव के बीचों बीच दूरी को आप फोकस कहते हैं, नहीं यानी फोकस दूरी कहते हैं। तो ये इतनी बात समझ गए जो कि सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो इसका आंसर था पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट, चलिए इसका मिलान कीजिए। देखिए, मैं कहता हूँ इस तरह का जब मिलान वाला चिन्ह हो ना, तो आप पहले जितना जानते हैं उसका मिला लीजिए। जैसे आपका नंबर दिया 1 2 3 4, आप अश्व शक्ति तो जानते ही हैं कि एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। इसका मतलब 4 का डी से मिलान होगा, है ना। अब 1 किलोवाट के बारे में जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। तो इसका मतलब 2 का सी से मिलान हो गया, 2 का सी से। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी सी का बी हो गया, सी का बी। बाकी बात जो बचा होगा वो कहीं ना किसी का तो होगा तो ही। तो यहाँ पर वाट का ये न्यूटन मीटर होता है। अब वाट का ये न्यूटन मीटर कैसे होता है तो आपको बस फिजिक्स में फिर जाना पड़ जाएगा बताने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ न्यूटन मीटर यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी F × S किसका होता है? कार्य का। यानी कार्य का ऐसा मात्रक वाट भी तो होता है, कार्य का मात्रक वाट होता है कि नहीं, या जूल में भी मापते हैं। तो उसी से ये बना। तो यहाँ पर फोर्स का न्यूटन और ये दूरी को मीटर में मापते हैं तो न्यूटन मीटर।
तो ये 1 का 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब जहाँ भी हो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे 19 से तो इधर ही दिले है, 1 का दिले है 1 के नंबर ऑप्शन में। 1 का 1, 2 का सी, 3 का बी, 4 का डी, एक ही नंबर में है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए दर्पण छवि वाला, तो इसका फिगर कौन सा होगा? तो चलिए इसका फिगर मैं ऐड करता हूँ, बाकी बात क्योंकि कटेगा ऑप्शन में। चलिए इसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? तो स्टार इस साइड में है, तो जहाँ भी स्टार बनेगा, मेरा कहने का मतलब जिधर भी स्टार बनेगा, देखिए अगर एक यहाँ पर हम इधर सेम टू सेम इधर फिगर बनाना चाहें, तो ये त्रिभुज इस साइड में है, तो ये त्रिभुज इस साइड में होना चाहिए, है कि नहीं? ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से इधर होना चाहिए। तो इधर कहाँ है? इधर कौन सा फिगर में है? दो फिगर में, एक फिगर में नहीं, दो फिगर में है। जिससे यहाँ पर मैं कहता हूँ ये फिगर तो नहीं होने वाला, ये फिगर तो नहीं होने वाला, या तो ये फिगर होगा या तो ये फिगर होगा। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर कैसे। अब यहाँ पर देखिए ये स्टार का यहाँ पर ये भाग कोनिया टच कर रहा है और इसमें कोनिया टच नहीं कर रहा है, कोनिया टच नहीं कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। तो कोनिया टच इसी में कर रहा है कि नहीं? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। हालांकि ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कितना जल्दी कर सकते हैं, कितना जल्दी सोच सकते हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट ये तो हो गया। ये किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, 2n²। किसी कक्ष में ये फार्मूला आप याद रख लीजिए। तो 2n² कहाँ है? यहाँ है। जैसे कहने का मतलब कि पहला आवर्त, पीरियोडिक टेबल देखे हैं, चलिए उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन ये इसका फार्मूला होता है अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए। सूत्र जो होता है 2n²। नेक्स्ट ऐसे भी लंबी वीडियो हो गई है, ये तो हो ही गया। ये इस पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना है? ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना है? तो ये आपका जो है लोहित नदी पर है। कौन सा नदी? लोहित नदी पर। ओके, लेकिन ये 2018 का क्वेश्चन है, 2017-18 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भले ये पुल है, तो जैसे पूछा नहीं जाता है कि गंगा नदी, गांधी सेतु किस नदी पुल पर है? नहीं, महात्मा गांधी सेतु। तो ये आपका गंगा नदी पर है जो पटना में है। नर्मदा नदी पर कोई पुल है क्या? नहीं, नर्मदा नदी के बारे में शायद हमने, अच्छा हीराकुंड बांध आपका हो गया, बांध हीराकुंड बांध, और आपका टिहरी बांध, टिहरी बांध। उसके बाद और कोई बांध है क्या? हाँ, एक और फेमस है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। ये सब बांध आपका नर्मदा नदी पर है। यमुना नदी पर नहीं आइडिया है। तो हालांकि ये सब इस तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए ये भले करेंट अफेयर हो, लेकिन आगे आने वाले के लिए स्टैटिक्स हो सकते हैं, आगे आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट ये तो हो ही गया। ये चलिए देखते हैं पैडमैन का। पैडमैन का अभिनेता के बारे में पूछ रहा है। पैडमैन फिल्म देखे होंगे, अक्षय कुमार, जो कि एक सामाजिक फिल्म था और कुछ मतलब कि
जागरूकता फैलाने वाली फिल्म था, अच्छा फिल्म था। अगर नहीं देखें तो आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट। चलिए, पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग होता है, तो ये आपका अंडक होता है। मादा प्रजनन भाग अंडक होता है। मैं इसका फिगर भी लगाया था, देखता हूँ। ओके ओके, आ जा, आ गया। चलिए देखते हैं। तो ये फिगर है। अब थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं। देखिए, आपका पुंकेसर कहाँ पर है? ये जो पतला वाला भाग देख रहे हैं, इस पतला वाला भाग में, तो इस पतला वाला भाग को ये फिलामेंट कहते हैं या तो तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। और इसमें ये क्या है? एंथर है। इसमें क्या है? एंथर। ये यानी ऊपर का भाग जो है परागकोश है, और इसके अंदर में जो भरा होता है पोलेग्रेन या तो परागकण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलेग्रेन, या हिंदी में परागकण भरा होता है। क्या होता है? परागकण। तो परागकण और ये एंथर एलिमेंट, इन दोनों को, यानी एंथर और एलिमेंट मिलकर आपका स्टेमेन बनता है, जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। पंखुड़ी, ये सब जो देख रहे हैं पेटल, पेटल को हिंदी में आप पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंखुड़ी, या इसे दल पुंज भी कह सकते हैं। दल पुंज, क्या कहते हैं? दल पुंज हिंदी में। और दल पुंज दो तरह के होते हैं। एक ये वाला जो ब्लू कलर का जो दिखता होगा आपको, फूल उल देखते हैं जो बाहर का कवरिंग होता है, ये बाह्य दल पुंज है। क्या है? बाह्य दल पुंज, जिसको आप लोग सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। और ये आपका डंठल है, जिसको रेसिपेटेकल कहते हैं। और फिर यहाँ पर जो है ये ओवरी है। ये पूरा भाग क्या है? अंडाशय। क्या है? ये पूरा भाग अंडाशय है, जिसके अंदर अंडा पाया जाता है। अंडाणु यानी ओव्यूल पाए जाते हैं। यानी ओवरी में ओव्यूल पाए जाते हैं। अंडप, अंडप ही ये है अंडप। तो ये बीच में क्या है? अंडप है। ये बीच में क्या है? अंडप। तो ये जो ये हिस्सा है, ये आपका ये वाला हिस्सा, वह आपका स्त्री केसर का हिस्सा है, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बनता है। कार्पल, जिसको स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर। ओके, तो ये टोटल इसका था। तो पंखुड़ी समझ गए, बायदल, पुंकेसर, स्त्री केसर। उम्मीद है कि इस छोटे से कुछ ही समय में बहुत कुछ समझ पाए होंगे। अन्यथा बोलिएगा तो मैं इसका पूरा एक सेशन करा दूंगा। लेकिन अब मैं एक बात बताना भूल गया दोस्त, कि अब जो है ये पेपर मात्र जो बचा हुआ है 2 शिफ्ट का बचा हुआ है। तो ये तो 31 अगस्त शिफ्ट 1 का है, तो शिफ्ट 1 हो जाएगा आज, तो बच जाएगा शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। इसके बाद एलपी टेक्नीशियन के सभी पेपर ख़त्म। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं इसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस सेट दूं, या तो प्रीवियस ईयर का जितने भी मैथ है उसको सेपरेट वीडियो में पर शिफ्ट वाइज दे दूं। दोनों में से आप कमेंट करके बताइएगा, जो चाहिए मैं उसको दे दूंगा। या तो प्रीवियस ईयर पेपर का जितने भी मैथ होते हैं एक शिफ्ट में वो करा दूं, या फिर प्रैक्टिस सेट इसी तरह का, जैसे इसमें मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग सभी कुछ आते हैं, उसी तरह से उसमें करंट अफेयर वगैरह भी आ जाएगा, तो उसको करा दूं, या सिर्फ मैथ का, या सिर्फ रीजनिंग का। ये 3 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। जितने भी, यानी जिसका कमेंट ज़्यादा होगा उस टॉपिक पर मैं काम करूँगा। ओके, तो लेकिन आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ओके, नेक्स्ट ये हो गया, ये भी, ये
कहता है बेंगलोर में भारी बारिश के कारण नागरिकों का सामान्य जीवन स्तंभित होते हैं। सामान्य जीवन स्तंभित होते हैं। तो क्रिया विधि में कह रहा है कि सरकार को लोगों की मदद करने और जीवन की संपत्ति के विनाश से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। बिल्कुल, ये सब दायित्व किसकी है? सरकार की तो है कि नहीं? सरकार को बेंगलोर के सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करना चाहिए। मुफ्त इलाज करना चाहिए, यानी जितने भी सभी अस्पताल हैं बेंगलोर में, सभी में मुफ्त इलाज करना चाहिए। सरकार को बेंगलोर के सभी अस्पताल, यानी बेंगलोर में हो सकता है सरकारी अस्पताल भी हो और हो सकता है प्राइवेट अस्पताल भी हो। तो कभी कोई प्राइवेट अस्पताल वाला चाहेगा कि मैं फ्री में इलाज करूं? हो सकता है कुछ छूट पर कर दें, लेकिन क्या फ्री में मुफ्त इलाज करना चाहेगा? नहीं करेगा। अगर सभी जगह पर यहाँ पर सरकारी अस्पताल होता तो ये फिर सही हो सकता था, लेकिन अन्यथा ये गलत। तो सिर्फ इसका अनुसरण एक करता है, केवल एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट, अब ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था, इसको पहले ही कराना चाहिए था। तीन त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के 3 कोनों में इस प्रकार बनाया गया कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा की 1/4 है। तो 3 छोटे त्रिभुज की कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात। ठीक है, तो एक त्रिभुज है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है, ओके। तो इसके तीनों कोनों पे एक त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, ये बात कह रहा है। ओके, तो जो बोल रहा है कि इस त्रिभुज, ये छोटकी त्रिभुज का जो भुजा होगा, ये बड़की त्रिभुज का, ये बड़ा वाला त्रिभुज का 1/4 है। तो इसकी भुजा को हम कुछ मान लेते हैं, बड़े त्रिभुज के भुजा को, बड़े त्रिभुज, यहाँ पर मानकर चलना कि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक, ओके। तो बड़े त्रिभुज का भुजा को हम 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ यूनिट का तो कोई चक्कर है नहीं। तो मान लेते हैं 4 है। तो छोटे वाला का क्या होगा? छोटे त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगा? ये सब अगर लिखने में तनी मनी कुछ हो जाए, यहाँ पर भुजा होनी चाहिए, कुछ हो जाए तो उस सब बात को समझिएगा, ताकि मैं बोल रहा हूँ। तो इसका 1/4, बड़े त्रिभुज का 1/4, यानी 4 का 1/4 कितना? 1। तो छोटे का 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर। तो बस अब निकालिए यहाँ से, देखिए क्या। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a², यही ना, √3/4a²। तो मैं यहाँ से अनुपात ही निकाल लेता हूँ, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटे त्रिभुज। मान लेते हैं बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर बड़ा वाला का निकाल रहे हैं और इधर छोटा वाला का। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर होता है, ये यहाँ पर ये देने का मतलब था भुजा। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4। बड़े त्रिभुज का भुजा कितना? 4, यानी भुजा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, अनुपात छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4/√3/4a², मतलब भुजा का स्क्वायर, छोटका का भुजा कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से √3 दोनों साइड है तो कट गया, यानी ये 16:1 आ गया, बड़ा का 16 और छोटा का 1। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा है, इसका 1 आ गया और पूरे का 16 आ गया, तो पूछा क्या है? तीनों छोटे त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल। तो इसका 1, तो इसका भी 1, क्योंकि सभी सेम है। तो टोटल कितना? 3 यूनिट। और बड़े का कितना? 16 था, 16 में से तो ये एक ये, तो 3 तो ये निकल गया, तो बचा 16 में से कितना? 3 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 13। तो यही तो पूछा है, छोटका का तीनों का कुल और बड़े का बीच का अनुपात, तो 3:13। ये अच्छा प्रश्न था दोस्त, ओके। और मैं देखता हूँ जब बहुत सारे
पेपर में जब यूट्यूब पर जब हम पहले करते थे तो इस सब प्रश्न क्वेश्चन को लाता ही नहीं था। पता नहीं क्यों नहीं लाता था, क्या वजह था? क्या स्टूडेंट को पसंद नहीं आती थी ये सब क्वेश्चन, या टीचर बताना नहीं चाहता था? लेकिन मैं एक बात बताऊं दोस्त, यही सब क्वेश्चन है जो आपके रिजल्ट को बनाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन सब जो है आपके रिजल्ट को बनाता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सभी लोग तो करेंगे नहीं। बात समझ रहे हैं? तो जब सभी लोग नहीं करेंगे तो वो तो छोड़ देंगे, लेकिन आप अगर कीजिएगा तो आपको 1 नंबर कोई काटता है क्या? आप 1 नंबर आराम से लाइएगा। नॉर्मल क्वेश्चन तो बनाइएगा ही, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप 5 से 10 क्वेश्चन कर लिए तो मान लीजिए नॉर्मली तो हम मेरे उम्मीद से अभी भी लगभग अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो 50 प्लस तो आप लोग का आ जाता होगा। अगर नहीं होता आता होगा तो मेरे उम्मीद से अगर आप 10 से 15 वीडियो देख चुके हैं तो अब ज़रूर आ जाएगा। मैं ये बात निश्चित ही कह रहा हूँ कि ज़रूर आ जाएगा अगर मेरे तरीके को फॉलो कीजिएगा तो चलिए देखिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब क्वेश्चन होता है रिजल्ट बनाने वाला क्वेश्चन, क्योंकि इन सब क्वेश्चन में जान है। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन की क्वालिटी को समझिए थोड़ा दोस्त। नेक्स्ट ये हो गया। ये देखिए, अभी इस तरह भी क्वेश्चन छोड़ते हैं हम स्टूडेंट, लेकिन जो मीडियम स्टूडेंट होंगे या थोड़ा अच्छा स्टूडेंट होंगे वो सब नहीं छोड़ेंगे। लो स्टूडेंट छोड़ेंगे, जो 30, 40, 50 नंबर लाते हैं वो सब ज़रूर छोड़ेंगे इस सब क्वेश्चन को। तो ये बात मान लीजिए, एक्स ने वाई से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया और वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी एक्स ने वाई से कुछ कर्जा लिया तो दर पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहला कथन कर रहा है, टाइम दे दिया 3 वर्ष बाद, वो 500 रुपये ब्याज दिया है। तो क्या हम इससे रेट पता कर सकते हैं, परसेंटेज पता कर सकते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल नहीं। रेट पता करने के लिए आपको मूलधन पता होनी चाहिए, है कि नहीं? तभी तो आप रेट का पता कीजिएगा। जैसे मैं कहता हूँ ABC का कुछ डाटा है जिसमें से हमें 2 चीज़ का मान दे दिया है, 2 चीज़ का मान एक साथ दे दिया और तीनों का मान एक साथ दे दिया है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर C को फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब हमें किसी एक चीज़ का मान दिया हो और हमसे या तो B पूछ ले या C पूछ ले तो क्या पता कर सकते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कैसे? तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ टाइम आपके पास 3 वर्ष है और आपके पास CI दे दिया है 500। ठीक है, CI आपको 500 दे दिया है। अगर आप मान भी लेते हैं कि मूलधन X है या ABCD कुछ भी है, तो क्या बिना मूलधन का आप रेट निकाल सकते हैं? दो वाट तो एक साथ नहीं ना निकाल सकते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में निकालने के लिए हमें फार्मूले में क्या क्या पड़ता है? चाहिए T, चाहिए R, चाहिए या तो P चाहिए, तभी हम इन 3 चीज़ में से, और दूसरी बात इसमें हमें CI, तो हमें 3 चीज़ रहेगा पता तभी तो हम CI निकाल सकते हैं, है कि नहीं? या इनमें से इधर से 3 चीज़ चाहिए तभी तो हम टाइम निकाल सकते हैं, या इनमें ये 3 चाहिए तभी तो हम R निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ दिया है, R हम नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे ही हम दूसरे कथन पर चलते हैं तो टाइम तो बोला 3 वर्ष है और X ने Y को ऋण अदा करने में जब वह दे रहा था पैसा तो 1500 रुपये का भुगतान किया, मतलब टोटल अमाउंट, यानी अमाउंट में आपका P + SI आ जाता है, P + SI आ जाता है। और SI कहते हैं CI, अमाउंट मतलब SI भी होता है लेकिन वह साधारण ब्याज में। तो यहाँ पर कहने का मतलब CI हमें यहाँ से पता चल गया, टाइम यहाँ से पता चल गया, मिश्रधन यहाँ से पता चल गया, तो हम कहीं ना कहीं मूलधन को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसमें अगर ये मिश्रधन में से हम ये SI को घटा दें, CI को घटा दें तो हमें मूलधन मिल जाएगा। उसके बाद रेट तो हम आसानी से निकाल लेंगे, है कि नहीं? तो दोनों का हेल्प लेना पड़ेगा,
प्रश्न के उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। बात समझ रहे हैं? दोनों मिलकर पर्याप्त है। ओके, तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हो गया, इसको भी करा दिए। ये निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुष पति मॉडल के बीच संबंध को दर्शाता है? संबंध को दर्शाता है कि पुरुष हो, पति हो और मॉडल हो। मॉडल मतलब जो नहीं होता है प्रचारक वगैरह, जो जिससे हम किसी न किसी चीज़ का प्रचार करवा देते हैं तो उसको हम मॉडल मान लेते हैं, है कि नहीं? जैसे कहते हैं कि मान लीजिए किसी कपड़े का प्रचार करवा रहे हैं, तो किससे करवाएंगे? कि कोई ना कोई मॉडल से करवाएंगे, या किसी वस्तु का प्रचार करवाएंगे, या कुछ भी हो, तो उसको कहीं ना कहीं जिससे हम प्रचार करवाते हैं वो मॉडल हो जाता है। तो मॉडल के रूप में लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ फिक्स है, ये जो पति बेचारा है वह 100% वह पुरुष के अंदर है। जितने भी पति होगा वह पुरुष होगा, है कि नहीं? अन्यथा वह पति कहाँ है? जो पुरुष नहीं तो वो पति कहाँ, है कि नहीं? अन्यथा वह छक्का हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी पति होंगे वह पुरुष के अंदर आएंगे। लेकिन क्या सभी के सभी पुरुष मॉडल बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्या दुनिया के सभी पुरुष मॉडल होते हैं? नहीं होता है। क्या बात समझ रहे? या दुनिया के सभी पति मॉडल हो सकते हैं? किसी का पति मॉडल हो सकता है। जैसे हम कहें कि रणबीर कपूर जो रणवीर सिंह जो दीपिका पादुकोण का पति है, तो रणवीर सिंह मॉडल भी तो है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं वो पति तो है, तो मॉडल हो सकते हैं, पति मॉडल हो सकते हैं, कुछ पुरुष मॉडल हो सकते हैं। जैसे कुमारे में आप ये हिस्सा मान लीजिए, कुमारे वाला, जैसे सलमान खान मॉडलिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये वाला डायग्राम कहीं ना कहीं शूट कर रहा है, ये मॉडल है, और ये आपका हस्बैंड बेचारा नहीं पति है। तो ये वाला फिगर जहाँ भी मिलेगा वो राइट है, तो यहीं पर है। अब सोचिएगा कि हम इधर से बनाए और इसमें इधर से, तो बात सेम ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से गलत आणविक सूत्र आइफेक नेम सामान्य नाम के विकल्प को पहचानिए। तो थोड़ा सा जो नॉर्मल बात है उसको समझते हैं। इथेन मतलब इथ वाला प्रॉब्लम है। इथ कब आता है? मिथ के बाद इथ आता है, मिथ इथ। और मिथ इथ क्या? कार्बन की संख्या को दर्शाता है। तो मिथ में कार्बन की संख्या 1 होनी चाहिए, इथ में कार्बन की संख्या 2, तो इसमें 2 है। उसके बाद ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो प्रोप में 3, ब्यूट में 4। तो क्या यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है? तो पहला कंडीशन ये भी फॉलो कर रहा है, पहला कंडीशन ये भी फॉलो कर रहा है, और इसमें भी पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कार्बन इसमें 4 है और इसमें 2। क्या ये पहला कंडीशन जो है कि फॉलो कर रहा है क्या? तो प्रोप यानी प्रोपेनॉल, प्रोप है कि नहीं? तो 3 कार्बन होनी चाहिए, 3 कार्बन इसमें भी है। ये पहला कंडीशन ये भी फॉलो कर रहा है। अभी हम सही नहीं कर सकते इन तीनों में से, लेकिन जैसे हम यहाँ पर जाते हैं तो क्या करें? मिथ, और मिथ का क्या होना चाहिए? कार्बन की संख्या 1, जो कि यहाँ पर 2 दिया है। चलो हटाइए इसको, काम खत्म, है कि नहीं? तो यही गलत हो गया, तो पहले कंडीशन से गलत हो गया, बाकी बात दूसरा क्या चेक करना। ओके, नेक्स्ट दोस्त देखिए, मैं इतना तो ज़रूर आपको बता सकता हूँ, अगर आपको हल्का फुल्का भी आता है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे आसानी से अंदाज़ा लगा कर मार सकते हैं, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ कुछ दिन नहीं, मात्र ज़्यादा दिन तक रहिए, मात्र 10 दिन तक रहिए, आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर नहीं भी आता हो, मान लीजिए हल्का बहुत भी आता हो, तो उसको हम कैसे सेलेक्ट करके मार सकते हैं। यह बात कहीं ना कहीं आपको आने लगेगा। और मैं भी करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% जानता हूँ। कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं होता।
लेकिन मैं उस चीज़ को वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, अगर उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत आता है तो चांस है कि 50% मैं उसको सही कर दूँ। ये भी चांस आपका भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये तो हो ही गया, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन कैसे छूट गया था। पिनाकी भास्मती से 9 वर्ष छोटा है। 13 वर्षों के बाद भास्मती की आयु पिनाकी की आयु का 1.2 गुनी है, तो पिनाकी की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, यानी पिनाकी बासमती से 9 वर्ष छोटा है। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं बासमती छोटा है, बासमती माइनस पिनाकी बराबर 9। ठीक, पहला कंडीशन से हमने उसकी उम्र को ही, बासमती की उम्र को बी मान लिया और पिनाकी की उम्र को पी मान लिया। ठीक है, 13 वर्ष बाद, इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, और शॉर्टकट बताऊंगा अगर लगेगा कि हाँ ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट था तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहले रुक जाइए, पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। 13 वर्ष बाद, तो बस 13 वर्ष बाद कहने का मतलब दोनों में 13 वर्ष ऐड होगा, इसमें भी और पिनाकी में भी 13 वर्ष ऐड होगा, है कि नहीं। 13 वर्ष बाद बासमती की आयु पिनाकी की आयु का 1.5, किसकी आयु का 1.5 गुनी, यानी इसकी आयु का 1.5 गुनी 1.2 गुनी के होगी। तो ये इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन यहाँ से मिला, दूसरा इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गया। b प्लस 13 इधर 1.2p प्लस इसको 12 गुना 13 कीजिएगा बराबर 44 से, और एक बार 12 और ऐड, चलिए गुना ही कर देते हैं। 13 गुना 1.2, तो नीचे में ये 12 तिया 36, 12 का 12, 3 15 156, नीचे में 10 तो 15.6। इतना ही, हाँ हो सकता है 15.6। चलिए इतना, तो ये ठीक है, तो इतना हो गया। फिर यहाँ से आप इसको लीजिएगा b माइनस 1.2p बराबर 15.6 माइनस 13। तो यहाँ से एक इक्वेशन सेकेंड निकलेगा, फिर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से b किसका पूछ रहा है, पिनाकी का, नहीं p का मान निकालिएगा, आपका आंसर आएगा। मैं इतना नहीं करने जा रहा हूँ, हालांकि आप इसको हल कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 निकाल कर आपको दे दिया, हल कर लीजिए। मैं इसको बताता हूँ शॉर्टकट, ये कैसे कर सकते हैं। शॉर्टकट कहाँ से आता है दोस्त, बेसिक से ही आता है। मैं इसको कहता हूँ कि आप इस चीज़ को पकड़िए, 1.2 गुनी पिनाकी और बासमती, 13 वर्ष बाद पिनाकी की आयु का 1.2 गुनी होगी, यानी इसका 1.2 गुनी होगी बराबर, यानी b बराबर आप कह सकते हैं इतना। तो इसको हल कीजिए यहाँ से, तो इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे में 10, तो इसका मतलब p और b को इधर लेता है, ये p बाई b, ये उधर चल जाएगा, गुना में 10 ऊपर और 12 नीचे, है कि नहीं। तो यहाँ से अब कटा दीजिए, तो अनुपात क्या निकल कर आ जाएगा, 5/6, यानी पिनाकी का अनुपात में 5 और भास्कर का 6। ठीक, यानी बासमती का 6। इतना बात समझ ली। तो इन दोनों में अंतर कह रहा है कि 9 वर्ष छोटी है, यानी इन दोनों का अंतर कितना, 1, और इसी 1 का मान 9 है, इसी 1 का मान 9 है। तो 1 का मान 9, लेकिन ये कब का है, 13 वर्ष बाद का है, 13 वर्ष बाद का। तो यहाँ पर हमको पूछा किसका है, पिनाकी का। पिनाकी का अनुपात में कितना है, 45। तो 1 का मान 9, तो 5 का मान, 1 का मान कहते हैं 9 है, तो हमको पिनाकी का निकालना है ना, 5 का मान कितना, तो आपका जवाब होना चाहिए 45। लेकिन ये कब का है, 13 वर्ष बाद का है, 13 वर्ष बाद का है, बात समझ रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, वर्तमान, क्या चाहिए वर्तमान, तो 13 वर्ष घटा दीजिए, तो 45 में से 13 वर्ष आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 1, यहाँ से 1 घटा 3 32, ये आपका कितना हो गया 32। तो ये शॉर्टकट हो जाएगा, निकल जाएगा।
और जल्दी भी बना पाओगे। अब 9 ही क्यों लिया? यहाँ 13 वर्ष बाद की ये अनुपात था और हमने 9 इस अंतर 1 का जो लिया वो 9 ले लिया, तो क्यों? ये बात थोड़ा सोचने वाली बात है कि नहीं? तो मैं बताता हूँ क्यों, थोड़ा समझिए। मान लीजिए आप और आपका हो सकता है भाई। अगर आप अभी 10 साल के हैं और आपका भाई 15 साल का है, तो आपके और आपका भाई में कितने का अंतर है? 5 साल का। हालांकि इतने तो छोटे होंगे नहीं, ये तो कन्फर्म है। ये 5 का अंतर है। लेकिन मैं कहता हूँ कि 5 साल बाद आप दोनों भाई का अंतर क्या होगा, या 5 वर्ष पहले आप दोनों भाई का अंतर क्या हो, उम्र में अंतर क्या हो। अगर मैं कहता हूँ 5 साल बाद, तो आप 15 साल का हो जाइएगा, 5 साल बाद ये 20 साल का हो जाएगा। तो इन दोनों में कितने का अंतर है? अभी भी आप दोनों में कितने का अंतर है? 5 का तो ही अंतर है। तो ये 13 वर्ष बाद क्या 75 वर्ष बाद भी बोलता है ना, तो वह अंतर 9 का ही होता, 9 वर्ष छोटे ही होता। क्या बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैं इस चीज़ को कहा। हालांकि आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ओके। बाकी बात मैं क्या कर सकता हूँ, कोशिश कीजिएगा तभी आप कर सकते हैं। कहावत भी कहा गया है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो कीजिए। देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? श्वास मतलब सांस लेने वाले भाग को नियंत्रित करता है। तो ये आपका मध्यांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्यांश। चूँकि आपका जो है प्राण संबंध, देखिए जैसे मैं मस्तिष्क का आप लोग 3 भाग पढ़े होंगे, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और आपका मध्य मस्तिष्क। ये 3 मस्तिष्क आप पढ़े होंगे। तो ये मध्य मस्तिष्क का ही भाग है ये मध्यांश, जो कि श्वास को नियंत्रित करता है, सांस को नियंत्रित करता है। ये जो आपका मध्यांश होता है, आपका पोन्स और रीढ़ की जो हड्डी होती है या स्पाइनल कोड, इनको यानी कहते हैं मध्यांश। किसको कहते हैं? पोन्स या रीढ़ के। और ये आपका श्वास तंत्र को नियंत्रित करता है। बात समझ रहे हैं? हालांकि चलिए थोड़ा इन सब पर भी चर्चा कर लेते हैं। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क जो आपका काम करता है, अग्र मस्तिष्क ये आपका, जैसे मान लीजिए आपका सोचने समझने की क्षमता, जैसे भाषण दे रहे हैं, तो भाषण में आगे क्या बोलेंगे, ये सोचने समझने की क्षमता कौन देगा? ये आपकी अग्र मस्तिष्क देगा, है कि नहीं? जैसे आपकी बौद्धिक कार्यों में ये ज़्यादा काम आते हैं, बौद्धिक कार्य में, बुद्धि वाले कार्य में ज़्यादा काम आते हैं। आपका पश्चिम मस्तिष्क के बारे में अगर बात करें, तो पश्चिम मस्तिष्क आखिर काम क्या क्या है? ये आपका शरीर का संतुलन बनाए रखने में काम करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। दूसरी बात आपका जो है, देखिए सुनने की क्षमता को बरकरार रखता है, सुनने की क्षमता। जैसे और भी कई काम हो सकते हैं, जैसे यादाश्त वगैरह, क्या यादाश्त वगैरह जो आप भूलते हैं या याद रखते हैं, या जिम्मेदारी को नियंत्रित करता है, ये सब आपका पश्चिम मस्तिष्क का काम है। किसका काम है? पश्चिम मस्तिष्क का काम है। हालांकि अब चलिए इसको देख लेते हैं, मध्य मस्तिष्क। आखिर ये मध्य मस्तिष्क क्या काम करते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य देखिए, प्राण संबंधी कार्यों में ज़्यादा इसका हाथ रहता है। प्राण संबंधी कार्य कहने का मतलब क्या? जैसे आपका मान लीजिए कि सांस लेना, श्वसन क्रिया कह सकते हैं, श्वसन क्रिया, खाना पचाने वाला क्रिया, खाना पचाने वाला, या खाना खा रहे हैं तो उसको निगलना है, ये सब। या फिर रक्त संचार कैसे करना है, रक्त संचार का सिस्टम को संभालना, या फिर इतनी सारी क्रियाएं
का संचालन जो करता है वह मध्य मस्तिष्क करता है। तो इसीलिए इसे प्राण संबंधी जो मस्तिष्क का भाग कहा जाता है। देखिए दोस्त, कराने का तो हम एक वीडियो को अगर बनाना चाहें अगर बेसिक से, तो वह कम से कम 3-4 घंटा का बनेगा, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा बोर फील ना हो। मैं कितनों कोशिश करता हूँ कि इसे छोटा करूँ, लेकिन कुछ जानकारी अधूरी ना रह जाए अगर, इसीलिए मैं सोचता हूँ चलिए कोई बात नहीं, टाइम ही तो लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग को बेनिफिट होगा इससे, है कि नहीं। देखिए शॉर्ट वीडियो देखने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, ये बात मान लीजिए। आप शॉर्ट वीडियो में ट्रिक देखिए, फलना देखिए, ढकलना देखिए, आपको नहीं रहने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन रहेंगे, चौथा दिन गायब हो जाएगा। जब तक आप फुल प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक आप धरातल पर नहीं आइएगा, तो हवा में उड़ने से कुछ होने वाला है नहीं। ये बात आप मान लीजिए, जितना जल्दी मान लीजिए उतना ही जल्दी आपकी भलाई होने वाली है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये बात सोच लीजिए। निम्नलिखित को हल कीजिए। ये आपका रहने देते हैं H2 में, HW में या RW के रूप में। RW कहने का मतलब रूम में रहकर कार्य कीजिए। ओके, नेक्स्ट। अब मेरे उम्मीद से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हालांकि ये वीडियो बड़ी हो गई है, ये बात मैं देख रहा हूँ। ये पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये तो आप सभी को याद है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि इसका यानी छोटी जी के बारे में पूछ रहा है, और छोटी जी का मान हर एक जगह अलग अलग होती है। लेकिन अगर वही पूछ दिया जाए कि बड़ी जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए जो पृथ्वी पर होता है वही वहाँ पर भी होता है। पृथ्वी पर कितना होता है, 6.67 × 10⁻23 होता है, ये आपका पृथ्वी पर होता है, और ये फिक्स है, कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, उसको करा दिए, ये भी हो गया। ये चलिए, ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्वयुक्त अम्ल को क्या कहा जाता है, तो ये हाइड्रेसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रेसिड। नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी चलिए, ये करंट अफेयर है, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर है। टोटल हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 से 75 क्वेश्चंस करा दिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें कुछ और भी सुधार करनी चाहिए थी, क्या इसकी जो भी हो इसमें त्रुटि अगर नज़र आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अगर लगता है कि नहीं इसमें कुछ कमियां रह गई है, इसको और किसी सवाल में अगर लगता है कि आपको इसको अलग तरीके से करवाना चाहिए, तो आप बताइएगा, कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। ओके, और हो सके अगर चैनल पर आप पहली बार आए थे और रुके हुए थे इतना देर तक, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड थे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्त लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे आपकी भला के साथ साथ हमारी भी भला हो। अगर कोई आपको बोल रहा है कि क्या बात है यार, चलिए कोई बात नहीं, अन्यथा आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, आप अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, घटिया लगा, बढ़िया लगा, जो भी लगा। अगर ख़राब लगा तो डिसलाइक करके चल जाइएगा, गलत लगा तो, अगर पसंद आया तो आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ये आप पर डिपेंड करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।